गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल, वडक्कम, केम छो, कासाकाय, सुबह बखैर, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई वेलकम यू ऑल। मैं सी अंकित शर्मा, आपकी इनकम टैक्स फैकल्टी, आपका इस क्लास में स्वागत करता हूँ। तो हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इनकम टैक्स। उसका जो टॉपिक है हमारे लिए आज वो है रेजिडेंशियल स्टेटस। और इनकम टैक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एज वेल एज बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, बिकॉज इसमें इतनी सारी नॉलेज है जो आपको डे टू डे काम आती है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अपना बेसिक कंसेप्ट वाला टॉपिक आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। हम आज डिस्कस करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस का प्रोविजन। हमारी कंट्री में किसी भी पर्सन पर, we all know what is the definition of person under section 231. We discuss the meaning of person, the definition of person. That means individual, HUF, AOP, BOI, AJP, partnership firm, LLP, company, etc. तो उन सबको कब रेजिडेंट माना जाएगा, कब नॉन रेजिडेंट माना जाएगा, कब ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा, कब नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा, ये सब इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। मे भी आप सोच रहे होंगे कि हम ये डिस्कस कर क्यों रहे हैं, हमें क्यों पता करना है कि कौन रेजिडेंट है, कौन नॉन रेजिडेंट है। बिकॉज हमारी कंट्री में किसी पर्सन पर इनकम टैक्स की एप्लीकेबिलिटी उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पर होती है। अगर आप रेजिडेंट हैं और उसमें ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं तो आपकी कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी वो भी ये चैप्टर हमें बताएगा। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो कौन कौन सी इनकम पर हमें इंडिया में टैक्स देना है वो भी ये चैप्टर हमें बताएगा। तो सब कुछ समझाया जाएगा एकदम। क्लास को एंजॉय करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने पढ़ाई को एज अ बर्डन अपने सर पे ले लिया, किसी सब्जेक्ट से डरने लगे, तो वो सब्जेक्ट आपको कभी कभी समझ नहीं आएगा। आई कैन चैलेंज यू, आई कैन प्रूव यू। अभी के अभी मैं आपको प्रूव कर देता हूँ। जब भी आप 12th क्लास तक पढ़े होंगे तो कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपको पसंद नहीं होगा या जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता हो। एंड लेट मी टेल यू, वो डिफिकल्ट क्यों लगता है, क्योंकि वो आपको पसंद ही नहीं है। आप सोच लीजिए, आप सबके साथ एग्जैक्टली सेम सेम यही कंडीशन। किसी को मैथ्स डिफिकल्ट लगती होगी, किसी को हिंदी, किसी को संस्कृत। संस्कृत तो मुझे पता भी नहीं पढ़ाते क्यों, बट ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर ऑफ कोर्स सिलेबस। तो आपको सिर्फ वही सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। बिकॉज अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है तो वो तो कभी डिफिकल्ट लग ही नहीं सकती। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। जैसे अगर एक बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, उसको डांस बहुत पसंद है, तो उसे डांस कभी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। और एक ऐसा स्टूडेंट सोचिए जिसको डांस में इंटरेस्ट नहीं है, उसको डांस हमेशा डिफिकल्ट लगेगा, हमेशा। तो ऐसा इसीलिए है बिकॉज हम चीजों से डरते हैं, बिकॉज हमें उनमें इंटरेस्ट जब नहीं होगा तो फियर आपका इंक्रीज होगा और वो आपको बर्डन लगेगा। एंड लेट मी टेल यू, आप मेरे साथ जब इस जर्नी पे चलेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस और बाकी इनकम टैक्स टॉपिक पर, तो ये बहुत ही इजी लगेगा। बिकॉज आपको चीजें समझाई जाएंगी बहुत ही सिंपल तरीके। और इंटरेस्ट क्रिएट तो होगा। और इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं पढ़ाई में, आई विल लेट यू नो इन आवर नेक्स्ट सेशन और इन द फ्यूचर। जब भी हम डिस्कशन करेंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि इंटरेस्ट क्रिएट कैसे होता है पढ़ाई में। आप सोच रहे होंगे ये क्या बात कर दी सर ने, पढ़ाई में इंटरेस्ट, ये तो बहुत ही बोरिंग चीज है। मुझको भी बहुत बोरिंग लगती थी, बहुत ही ज्यादा बोरिंग। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करने का एक तरीका है। और लेट मी टेल यू, आई वाज अ वेरी वेरी एवरेज स्टूडेंट टिल माय 10th एंड 11th, वेरी वेरी एवरेज। बट आफ्टर दैट मुझे समझ आया कि अगर मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ तो ये सब कुछ मुझे बहुत ईजी लगेगा। तो एग्जैक्टली मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ एंड फिर उसके बाद मुझे हर सब्जेक्ट ईजी लगने लगा। कैसे इंटरेस्ट क्रिएट होगा, इसमें इंटरेस्ट अभी मत लो, अभी हम पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे कैसे होगा। सो रेजिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इनकम टैक्स में बैक गियर मानते हैं, रिकैप पे चलते हैं। रिकैप क्या है कि आपने आपको ये समझा कि हमारी कंट्री में इनकम टैक्स एप्लीकेबल है। तो बेसिक कंसेप्ट से मैं आपको बताता हूं कि इनकम टैक्स एप्लीकेबल है क्यों। लेकिन उससे पहले, उससे भी जरूरी चीज, हर क्लास से पहले एक होता है हमारा थॉट फॉर द डे। और आज का थॉट फॉर द डे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बहुत ही अच्छा है, देखिए। दिस इज थॉट फॉर द डे एंड इट सेज, ड्रीम बिग, स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड, एंड द बेस्ट पार्ट इज enjoy द जर्नी। सो ड्रीम बिग
सपने देखो, बड़े सपने देखो। अगर आप बनना चाहते हैं लाइफ में कुछ, बिल्कुल उसके लिए पहले आपको उसके बारे में ड्रीम होना चाहिए। स्टे पॉजिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। हर जर्नी में, हर डिफिकल्ट जर्नी में प्रॉब्लम्स आती हैं, सबके साथ आती हैं। अगर आपको आज दिखता है शाहरुख खान सुपरस्टार है, तो वो वन डे में सुपरस्टार नहीं बने। उन्होंने लाइफ में बहुत फेलियर, बहुत प्रॉब्लम्स फेस की होगी। और अभी रिसेंट आप देखिए, शायद एक आपने सुना हो बैट्समैन के बारे में, यशस्वी जायसवाल। मैं समझता हूँ आप सब लोग जानते होंगे उसको। ही इज अ ब्राइट फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। एंड आपकी उसकी स्टोरी सुनी है आपने? मतलब वो टेंट में रहते थे, उन्होंने बहुत स्मॉल लेवल पे काम किया है। मतलब लाइक जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनके यहाँ पर जाकर वर्क किया है। खाने के लिए नहीं है, सोने के लिए जगह नहीं है, बट उसको बिलीव था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। एंड यू नो व्हाट ही डिड, आप देख सकते हैं। तो स्टे पॉजिटिव, बिकॉज लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है तो नेगेटिव थिंग्स होंगी, लोग भी होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद, वर्क हार्ड। यू डू नॉट हैव एनी शॉर्टकट्स, एस्केलेटर्स नहीं है हमारे पास सक्सेस पे पहुंचने के। हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एंड एवरी जर्नी स्टार्ट विद अ फर्स्ट स्टेप। सो यू हैव टू वर्क हार्ड। ये बात तो मान लीजिए, जिस प्रोफेशन में आप आए हैं ना, उसको पास करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। बट डू नॉट फॉरगेट टू एंजॉय द जर्नी। ये लाइफ में दोबारा नहीं हो। जब मैं पढ़ता था उस टाइम फ्रस्ट्रेशन होते थे, डिप्रेशन होते थे, बहुत बार बुरा लगता था। लेकिन अब वो जर्नी याद करके बहुत मजा आता है। जैसे कहते हैं ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सो यू हैव टू एंजॉय दिस जर्नी, बिकॉज वंस यू विल अचीव एट योर गोल, यू विल फील दैट दैट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी। और जब मेहनत कर कर और गिर कर सक्सेसफुल सक्सेस मिलती है ना, तो उससे ब्यूटीफुल शायद लाइफ में कुछ नहीं। तो प्लीज ड्रीम बिग, स्टे पॉजिटिव। हमेशा आप सोचिए, हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ करने के लिए पॉजिटिव है। अगर आपने पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं करी है, आप अभी करना चाहते हैं, तो भी हो सकता है। इट्स नेवर लेट। सो बिलीव इन योर सेल्फ। लोग कुछ भी कहें, नो बडी इन दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू टेल यू वॉट यू कैन डू और वॉट यू कांट। यू विल डिसाइड, and you can do everything if you want, if you have interest. So work hard, enjoy the journey. That was the thought for the day. Let's move on to the topic. So हम बात कर रहे थे, थोड़ा रिकैप पे चलते हैं। एंड बेसिक कंसेप्ट, मतलब हमारी कंट्री में इनकम टैक्स क्यों है। लेट मी टेल यू इन अ वेरी सिंपल एग्जांपल, तो आपको जरा समझ आएगा कि लॉजिक चल क्या है। जैसे आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, ऑफ कोर्स किसी सोसाइटी में रहते हैं, तो उधर हमें सोसाइटी चार्जेस देने पड़ते हैं एवरी मंथ। फॉर व्हाट, क्यों देते हैं? बिकॉज सिक्योरिटी गार्ड है, उसके लिए सोसाइटी के जो लोग हैं वो हमसे लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, इन्वर्टर सप्लाई, एटसेट्रा एटसेट्रा। लाइक जिम है, स्विमिंग पूल है, टू मेंटेन द पार्क गार्डन एटसेट्रा। और वहां के कुछ लोगों को कुछ पोस्ट दी जाती हैं। देर आर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ट्रेजरर एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड सम मेंबर्स ऑल्सो हु लुक आफ्टर ऑल दीज थिंग्स। होता है ना? तो हम एक सर्टेन चार्ज देते हैं। अब आपकी कॉलोनी में ऐसा भी नहीं कि सब देते हैं। कुछ लोग टाइम पे देते हैं, कुछ लोग लेट देते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं देते हैं। उनसे मांग मांग कर थक जाते हैं, उनको बोलते हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी काट देंगे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। कुछ कम देते हैं कि भाई हमारे दो घर हैं, तीन घर, लेकिन हम इक्वल नहीं देंगे, हम तीनों का एवरेज इतना देंगे। सो दिस इज हैपनिंग। इन द सेम वे, अगर आप लॉजिकली सोचें, तो हमारा कंट्री भी ना एक यही है। बड़ी सोसाइटी, बहुत बड़ी सोसाइटी। इसमें हम सब लोग इस कंट्री के अंदर रहते हैं, और हमें यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट सप्लाई, रोड एटसेट्रा। ये सब एडवांटेज हमें चाहिए बिल्कुल वैसे ही जैसे अपनी सोसाइटी में चाहिए होते। और यहाँ कौन मैनेज करेंगे? यहाँ भी मैनेज करने वाले लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर, उनके मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट्स, देन लोकल अथॉरिटीज एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दे आर डूइंग दिस फॉर अस एंड फॉर दिस। अब प्राइम मिनिस्टर के पास थोड़ा ना खुद का पैसा है। पैसा कहां से आएगा कंट्री को चलाने के लिए? कहां से सिक्योरिटी के लिए चाहिए? कहां से हम वेपन खरीदेंगे? कहां से फैसिलिटीज बनेंगी? कैसे? उसके लिए हमसे चार्ज लिया जाता है, जो एक तरह का इनकम टैक्स। अब जो लोग ज्यादा इनकम कमाएंगे उन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जो लोग कम इनकम कमाएंगे उन्हें कम टैक्स देना पड़ेगा। जो लोग एक लिमिट से बिल्कुल नीचे कमाएंगे, जो हमारी कंट्री में 5 लाख इन द न्यू ऑप्शनल टैक्स रिजिम है, और जो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम आ गया है 115 बीएसी, उसमें 7 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, एंड आई गेस फर्स्ट चैप्टर में आपने पूछ भी लिया होगा और समझ भी लिया।
नहीं भी समझा, डू नॉट वरी, आई एम हियर, आई विल हेल्प यू इन एवरीथिंग. तो दैट इज द एग्जैक्टली स्ट्रक्चर, दैट इट्स कंट्रीज लाइक अ बिग सोसाइटी एंड वी हैव टू पे टैक्स to the president or the income tax department, GST department, revenue authorities, etc. एंड वो हमारे बिहाफ पर इस कंट्री को रन करते हैं और ये जरूरी है. ठीक है. अब टैक्स स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया कि किस किस से ज्यादा टैक्स लेना है, किस से कम, एटसेट्रा, बट मोर ऑफ द स्टोरी इज द सेम थिंग. तो ये वजह है कि हमारी कंट्री में इनकम टैक्स का ये यूटिलाइजेशन किया जाता है. किसी को कोई भी क्वेरी हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच, पांच बार, बस, ज्यादा नहीं. ज्यादा हो जाएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा. फाइन. कुछ भी पूछ सकते हैं रिलेटेड टू आवर टॉपिक. ठीक है. तो यहां तक की बात में किसी को कोई इश्यू? आई होप इट्स क्लियर. कोई भी इश्यू हो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं. अब मूव ऑन करते हैं अपने टॉपिक, जो है रेजिडेंशियल स्टेटस. क्लास खत्म होने से पहले एक अच्छी सी स्टोरी भी सुनाऊंगा, शॉर्ट स्टोरी. ये मेरी आदत है, जहां भी मैं पहले क्लासेस पढ़ाता था या वहां पर मैं बच्चों को स्टोरी सुनाता था. बहुत शॉर्ट स्टोरी होती है और बड़ी, कुछ बच्चे बहुत इंस्पायर होते हैं. वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स. ओके. सो हम बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की. मैंने आपको बताया कि रेजिडेंशियल स्टेटस डिफाइन करना, फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है. लेट्स डिस्कस विद द हेल्प ऑफ नोट्स. सो वी हैव टू फाइंड आउट, लाइक I also put quotations before the notes, of course, and there's a change is the nature of law, but challenge is the aim of life. Okay, it's also a very beautiful saying. Okay, so I have to find out whether I'm a resident and non-resident, and how do I determine my residential status. So we have the complete notes. I have also made chart presentation for you to find out whether you are a resident, etc. After each topic, I have prepared chart presentation also, which will be something like this. Let me show you that also. This sort of chart that will really going to help you to understand the provision very, very easily. Okay. So back to the notes. So residential status section 6 will teach about what is the meaning of residential status and how do we need to determine the residential status. But उससे पहले कौन रेजिडेंशियल स्टेटस में किस कैटेगरी में फॉल करेगा, उससे पहले मैं आपको दो चीजें समझाना चाहता हूं, या कहीं आपसे पूछना भी चाहता हूं. जरा देखते हैं थोड़े बच्चे कितने नॉलेज रखते हैं. तो रेजिडेंशियल स्टेटस हमारा टॉपिक है, बट इस टॉपिक में ना दो चीजें आने वाली हैं आगे. एक आने वाला है वर्ड सिटीजन, और एक वर्ड आने वाला है POIO. द फुल फॉर्म इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. तो आने वाले तो ये दोनों वर्ड बाद में है, बट हम चाहते हैं पहले प्रिपरेशन कर लें, बिकॉज जब हम नोट्स पढ़ेंगे और बीच में आएगा वर्ड सिटीजन एंड POIO, तो हमें पहले से उसके बारे में पता हो कि हम किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. तो सिटीजन का मतलब, सो आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया? चलो मैं आप सब लोगों से पूछता हूँ, बताओ भाई, आप सब लोगों में से कौन कौन सिटीजन ऑफ इंडिया है? अगर आप हैं, मैं आपके लिए एक चेक बॉक्स बना देता हूं. जो है वो इसमें टिक लगा दो, जो नहीं है इसमें क्रॉस लगा दो. आई बिलीव कि आप सभी इसमें टिक लगाने वाले हैं, और ऐसा आपने कई फॉर्म्स में माइट भी किया भी हो. वो पूछता है ना फॉर्म में, वेदर यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया. हम कहते हैं हाँ भाई, क्यों नहीं, हम तो सिटीजन ऑफ इंडिया. तो चलो बताओ भाई, कोई बताएगा सिटीजनशिप कैसे पता करी जाती है? चलो और सिंपल कर देता हूं आपके लिए. हम किस डॉक्यूमेंट बेस पे सिटीजनशिप डिसाइड करते हैं? विच इज द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द सिटीजनशिप ऑफ एनी पर्सन इन आवर कंट्री? चलो चलो बताओ. ओके, तो कोई बता रहा है कि सर आधार कार्ड से होता है. अच्छा, वेरी गुड, ब्रिलियंट. तो आधार कार्ड तो भैया अभी स्टार्ट हुए हैं, तो क्या उससे पहले सिटीजनशिप नहीं थी? और किसी ने आधार नहीं बनाया तो क्या वो सिटीजन नहीं माना जाएगा? तो आधार तो भाई गलत बात. अच्छा, किसी ने अभी आंसर दिया कि बाय बर्थ, अगर हमारी इंडिया में बर्थ हुई है तो इंडिया के सिटीजन माने जाते हैं. अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अगर बर्थ बेस पे सिटीजनशिप डिसाइड होती है, अगर बर्थ बेस पे सिटीजनशिप डिसाइड होती है, तो ध्यान रखिए, इसका मतलब जिन लोगों की बर्थ इंडिया में हो गई वो इंडिया के सिटीजन है. मतलब अब वो कहीं और के सिटीजन नहीं बन सकते क्या इस जीवन काल में? ऑफ कोर्स नॉट. अगर आपका कहना है बर्थ बेस, तो आई गेस, या कोई कहता है बर्थ सर्टिफिकेट बेस, तो मतलब फिर आपकी सिटीजनशिप क्या चेंज नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है.
और उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा। क्या कोई दूसरी कंट्री में जिसका बर्थ हुआ है, क्या वो हमारी कंट्री का सिटीजन नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। तो मतलब ये जो बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ वाला कंसेप्ट है, ये भी गया। अब प्लीज कोई पैन कार्ड तो मत कहना, प्लीज मत कहना, मत कहना, मुझे बहुत बहुत मतलब धक्का लगेगा, प्लीज, है ना। तो पैन कार्ड की बात तो करना ही। तो ये भी नहीं है। राशन कार्ड तो कोई मत बोलो प्लीज, मेरा ही नहीं बना हुआ राशन कार्ड, तो फिर मैं क्या सिटीजन नहीं होऊंगा? प्लीज, हाँ, सोच समझ, राशन कार्ड भी नहीं। तो भाई सिटीजनशिप का जो लॉजिक है ना बच्चों, दैट इज एज पर योर परमानेंट एड्रेस। What is your permanent address? That will define your citizenship status. And the document for this is your passport. मैं समझ गया, मैं समझ गया क्या पूछना चाहते हो। अभी चार बच्चों ने मुझसे पूछ लिया कि सर हमारा तो पासपोर्ट ही नहीं, अभी क्या करेंगे? तो क्या हम सिटीजन नहीं है? हमारा तो पासपोर्ट ही नहीं है। अरे भाई, अगर पासपोर्ट नहीं है, लेट मी टेल यू, पेशेंस, आई हैव आंसर ऑफ एवरीथिंग, रिलैक्स, जस्ट एंजॉय दिस जर्नी। फाइन। तो पासपोर्ट में एक कॉलम है जहां लिखा होगा आपका कंट्री, और अगर वहां इंडिया लिखा है, जिन जिन भी लोगों का पासपोर्ट है, तो आप हो गए इंडियन सिटीजन। पहली बात क्लियर। अब जो बच्चे दुखी है कि हमारा तो पासपोर्ट ही नहीं है, तो हम क्या है, रिफ्यूजी? ना ना, इट टॉक्स अबाउट परमानेंट एड्रेस। तो जिनका पासपोर्ट है, उनका तो परमानेंट एड्रेस डिसाइड हो जाएगा कि उस पासपोर्ट में किस कंट्री का नाम है, और वो इंडिया है तो आप हो गए सिटीजन ऑफ इंडिया। अब जिनका पासपोर्ट नहीं है, इसका मतलब आप इंडिया से बाहर कभी नहीं गए ऑफिशियली, बिकॉज पासपोर्ट इज मैंडेटरी। तो जिनका पासपोर्ट नहीं है, टेक्निकली वो लाइफ लॉन्ग अब तक कहाँ है, इंडिया में ही है हमेशा से। तो ऑटोमेटिकली उनका परमानेंट एड्रेस क्या माना जाएगा, इंडिया। सो ऑटोमेटिकली दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया। अंडरस्टैंड? इट्स एज सिंपल एज दैट। सो अगर किसी का पासपोर्ट है, तो कृपया करके उस पासपोर्ट में कंट्री देख लीजिए, परमानेंट एड्रेस में क्या लिखी है, वहां के सिटीजन हुए। इंडिया है तो इंडिया के सिटीजन, और अगर पासपोर्ट ही नहीं है तो मुबारक हो, आप लोग सब इंडिया के सिटीजन हैं। गॉट इट? आई होप इट्स क्लियर। अब दूसरी कहानी आती है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की। अब ये क्या चीज है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये भी कह रहा है मुझे भी डिस्कस करो भाई, क्योंकि आगे वरना मैं तकलीफ दूंगा आपको। तो हम क्या, तकलीफ मत दो, हम अभी डिस्कस कर देते हैं। सो व्हाट इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? इट सेज इफ एनी पर्सन, फॉर एग्जांपल देयर इज मिस्टर आयरन मैन, वही अवेंजर्स वाला, मेरी तो फेवरेट मूवीज है, ठीक है। सो आयरन मैन है, और इसको पता करना है कि भाई मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूं या नहीं। तो अगर किसी का भी आपको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पता करना है, तो आपको चेक करना है उसकी बर्थ, मतलब मिस्टर आयरन मैन की बर्थ, या उनके पेरेंट्स में से किसी की बर्थ, बर्थ ऑफ आयरन मैन और बर्थ ऑफ एनी ऑफ हिज पेरेंट्स, और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स बर्थ। अगर इनमें से किसी भी एक की, एनी वन, अगर अनडिवाइडेड इंडिया में हुई है, दैट मींस बिफोर पार्टीशन ऑफ इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया, पार्टीशन कब हुआ था, 15 अगस्त 1947, तब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो उससे पहले पार्टीशन। तो अगर किसी की बर्थ उससे पहले की है, इनमें से किसी की भी अनडिवाइडेड इंडिया में, बंटवारे से पहले, 15 अगस्त को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, 14 अगस्त को पाकिस्तान, तो 14 अगस्त या उससे पहले की बात है। उससे पहले क्या थे, 14 अगस्त से पहले क्या था, अनडिवाइडेड इंडिया, 14 को तो बट गया। तो हम कह सकते हैं टेक्निकली 13 अगस्त और पहले से, उससे पहले किसी की बर्थ, इनमें से किसी की भी बर्थ अगर अनडिवाइडेड इंडिया में है, तो मिस्टर आयरन मैन विल बी कॉल्ड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो हमें प्रोविजन में आगे पता चलेगा जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके। अब ये प्रॉब्लम आ गई कि भाई अगर हम ये तीन कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो इनमें टोटल पर्सन आए कितने? एक तो हो गए आयरन मैन, पेरेंट्स में आ गए दो, टोटल हो गए तीन। अब ग्रैंड पेरेंट्स में दादा दादी आएंगे, या नाना नानी आएंगे, या चारों आएंगे? अगर चारों आए तो फोर ये हो गए, दो ये और एक ये, मतलब हम आउट ऑफ सेवन की बात कर रहे हैं। और अगर ग्रैंड पेरेंट्स में सिर्फ दादा दादी आए, तो फिर हम लोग यहाँ पर पांच लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें सात में से चेक करना है या पांच में से? तो चलो बताओ, ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब क्या होता है? अब ये तो मैं बच्चों वाली चीज पूछ रहा हूँ, इसमें क्या ही इनकम टैक्स बताएगा, बताओ। ग्रैंड पेरेंट्स इंक्लूड्स पैटर्नल और मैटरनल और बोथ, मतलब पापा वाले पैटर्नल, मम्मी वाले मैटरनल और बोथ। ओके, तो बच्चे कह रहे हैं भाई कि ग्रैंड पेरेंट्स में सिर्फ दादा दादी आएंगे।
अभी किसी ने आंसर दिया कि ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब है सिर्फ और सिर्फ पैटर्नल, मतलब पापा वाले। ओके ठीक है बच्चों, बोल दो, आपकी मर्जी। हाँ, तो भाई आंसर ये है, ये मम्मी के सामने मत बोल देना कि ग्रैंड पेरेंट्स में सिर्फ दादा दादी आते हैं, खाना नहीं मिलेगा और पॉकेट मनी भी नहीं मिलेगी और फोन और छीन लेंगे। तो ग्रैंड पेरेंट्स में बच्चों पैटर्नल एंड मैटरनल दोनों आते हैं। उसके नाम में ही लिखा है ग्रैंड ऑफ पेरेंट्स, अंडरस्टैंड ना। ये है पेरेंट्स, इनके ग्रैंड। तो पेरेंट्स में क्या सिर्फ पापा आते हैं, पापा मम्मी दोनों। तो जब पेरेंट्स में दोनों लोग आते हैं तो उनके ग्रैंड में कौन कौन आएंगे? चारों लोग, मतलब दादा दादी नाना नानी। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर टोटल 7 लोगों की। तो आप लोग अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो। सोच लो अपने ऊपर कि आप लोग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो या नहीं। जैसे सिटीजनशिप चेक कर लिया आपने, अब आप पीओआईओ स्टेटस चेक कर लीजिए, वेदर यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट। तो अगर आपकी बर्थ 1947 से पहले की है तो उम्मीद तो नहीं होगी ऑफ कोर्स आप में से किसी की, आपके पेरेंट्स की भी नहीं होगी, बट हाँ आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से अगर किसी की भी बर्थ अनडिवाइडेड इंडिया में हुई है 13 अगस्त और बिफोर, तो आप लोग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब फिर कोई अभी मुझसे पूछेगा कि सर ये वाला टाइम ड्यूरेशन तो 5-7 साल में खत्म हो जाएगा, तब तक तो ग्रैंड पेरेंट्स भी सारे कौन से वाले आ जाएंगे जो 1947 से बाद वाले। तो तब गवर्नमेंट अमेंडमेंट कर देगी। गवर्नमेंट को क्या करना है, लिख देंगे ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, अगर गवर्नमेंट को ऐसा करना है तो। आज की डेट में प्रोविजन ये है, अगर वो सिचुएशन आएगी तो डेफिनेटली उसके लिए हमारा इनकम टैक्स कोई ना कोई अमेंडमेंट लेकर आएगा। आई कैन टेल यू, अगर आपको इनकम टैक्स का एबीसीडी, इनकम टैक्स छोड़ो आपको कॉमर्स का एबीसीडी भी नहीं आता अगर, तो भी गारंटी मानिए इस क्लास के बाद आप समझ जाएंगे। तो आप समझ गए सिटीजनशिप और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है। इसके बाद नंबर आएगा रेजिडेंशियल स्टेटस का, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप समझ गए, ठीक है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, एक बड़े महान साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टीन, वही हम सब जानते हैं। और ये माना जाता है कि आज तक इस वर्ल्ड में अगर किसी का भी ब्रेन सबसे ज्यादा आईक्यू लेवल का था तो वो अल्बर्ट आइंस्टीन का है। और ये रियल बात मैं आपको सुना रहा हूँ, ये बड़ी छोटी स्टोरी मैंने आपसे कहा था ना, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात, एंड इट्स अ रियल थिंग। ओके, तो आइंस्टीन ने को उनके अकाउंटेंट ने एक बार पूछा कि सर ये बताओ, आप इतने होशियार हो, आपका आईक्यू लेवल इतना जबरदस्त है, आपको क्या सब्जेक्ट सबसे डिफिकल्ट लगता है अपनी लाइफ में? एंड व्हाट ही सेड, मुझे इनकम टैक्स बहुत डिफिकल्ट लगता है, मुझे लगता है दुनिया में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट इनकम टैक्स, मुझे समझ ही नहीं आता। अब यहाँ तो कमाल हो गया, अभी मैंने आपको समझाया कुछ इनकम टैक्स के बारे में, पीओआईओ, सिटीजनशिप, क्यों इनकम टैक्स लगता है, आप लोगों को समझ आया? आई गेस मैक्सिमम को समझ आ गया। और मैं तो टीचर हूं इनकम टैक्स में, लेकिन ये आइंस्टाइन को नहीं समझ आ रहा था। तो इसका क्या मतलब है कि मैं आइंस्टाइन से भी मतलब जबरदस्त आईक्यू रखता हूं और तुम लोग भी मतलब कमाल ही हो गए। सोचना भी मत, डू नॉट इवन थिंक अबाउट इट, डू नॉट, ओके। ऐसा नहीं, ऑफ कोर्स ही इज द ग्रेटेस्ट वन। तो फिर ऐसा क्यों है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा लेकिन हमें समझ आ रहा है, उनको ये नहीं समझ आया? क्यों? अभी आपको सब समझ आएगा, पूरा स्टेटस, उसके बाद सैलरी हेड एटसेट्रा। और मैं तो टीचर हूँ, 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो सब आता है, तो मैं तो पक्का आइंस्टाइन से बहुत होशियार हूँ? नो। प्रॉब्लम क्या थी, उनको इनकम टैक्स में इंटरेस्ट नहीं था। जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, बिना इंटरेस्ट की कोई चीज आपको कभी समझ नहीं है। तो उनको इनकम टैक्स में इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए उन्हें वो सबसे डिफिकल्ट लगता था, बोरिंग लगता था, बर्डन लगता था। उनको इंटरेस्ट था इन्वेंशंस में, तो उनको वो डिफिकल्ट चीजें भी आसान लगती थी। जैसे आपकी मम्मी पापा आपको बोले कि आज सत्संग में चलते हैं बच्चों, चलो सत्संग में आधा घंटा बैठेंगे, तो आपके लिए वह आधा घंटा क्या 15 मिनट या 5 मिनट भी बैठने में ना बोरिंग लगेगा, ऐसा लगेगा कब खत्म होगा, बिकॉज आपको उसमें शायद इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए मम्मी इंजॉय कर रही होंगी, पापा डांस कर रहे होंगे, लेकिन आपको मजा नहीं आएगा। क्यों? आपको लगा ये बहुत बोरिंग है, बिकॉज देर इज नो इंटरेस्ट। और अगर आप में से किसी का सत्संग में इंटरेस्ट है तो उसको उसमें भी मजा आ रहा होगा, आधा घंटा ऐसे निकले। और हमें इंटरेस्ट है भाई क्लब जाने में, पार्टी करने में, तो वहां अगर आपको लेके जाया जाए तो आपको आधा घंटा के 2 घंटे में ही मजा आएगा। वहां हम कितने भी घर पर आए थके हुए, बहुत टायर्ड हो, और मम्मी बोले चलो बेटा पार्टी करने चल रहे हैं, और वो जगह आपकी फेवरेट है, तो आप तुरंत तैयार होकर भागोगे। और अगर आप बिल्कुल फ्रेश हो और मम्मी बोले चलो सत्संग में चल रहे हैं, मंदिर चल रहे हैं बेटा, तो भी आपको जाने का मन नहीं, और वहां जाकर आपको ऐसा लगेगा क्या आफत है, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, बिकॉज आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं।
तो आइंस्टीन को नहीं समझ आया बिकॉज इंटरेस्ट नहीं था, और आप लोगों को ये मुझे क्यों समझ आ रहा है, बिकॉज हमें इसमें इंटरेस्ट है, और जिनका इंटरेस्ट नहीं है मैं क्रिएट करा दूंगा, डू नॉट वरी। 20 years से आई वाज टीचिंग इन टीचिंग लाइन ऑफ फॉर इनकम टैक्स, एंड जो जिन बच्चों को समझ नहीं भी आता है ना, उनको भी समझ आएगा, और इंटरेस्ट तो क्रिएट होगा ही होगा, क्योंकि इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो ये सब आसान हो जाएगा। So that was registry status basic concept. We will go further for the other provision regarding this, and see you very soon. Please, 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 मेरा एक personal quotation है, हर क्लास में बच्चों को बोलता हूँ, and that is very important. That is revise twice. That's my advice to make you wise. यानी ये बहुत important है। जब तक आप अपने चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए वो चीजें इजी नहीं है। दैट्स माय फेवरेट थिंग, रिवाइज ट्वाइस, दैट्स माय एडवाइस टू मेक यू वाइज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को 2 बार रिवाइज कर लें, तो पासिंग प्रोबेबिलिटी 75% या उससे ज्यादा हो जाती है, एंड दैट इज एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड बाय मी। एंड जितने भी स्टूडेंट ये करते हैं, 2-2 बार रिवीजन कर लेते हैं, उनके लिए सब चीजें काफी आसान हो जाती हैं। सो मिलेंगे आपसे वापस से दोबारा, तब तक पढ़ते रहो, लड़ते रहो, और जल्दी जल्दी से अपने प्रोविजंस पूरे करो, इंटरेस्ट क्रिएट करो, एंड ये आपकी लाइफ है। वी विल मीट सून, टेक केयर, गुड बाय।